बीए पार्ट 2 यानी बीए सेकेंड ईयर का जो सोशियोलॉजी है, टॉपिक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, पेपर सेकेंड। ये ऑलरेडी वीडियो इसमें का अपलोड किया हुआ है मैंने, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर इसलिए नहीं आता है, कई बार जो नेटवर्क होता है ना वो बहुत स्लो होता है, इसकी वजह से। देखिए इसमें कितना क्लियर है। खैर, हम एक एक क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे ताकि आप उसको सुन करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 है क्वेश्चन शॉर्ट वाला। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में। क्रिएटिव एंड पैथोलॉजिकल पर्सनालिटीज़ क्या होती है। ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन ना हर पेपर में पूछा जाता है, मतलब हर साल, ठीक है। वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं, ये सबको पता है। कम्युनलाइज, ठीक है, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको सांप्रदायिकता। 5वां है डिजेनरेशन ऑफ मोरल्स, ठीक है, मूल्यों का क्षरण। अब हम आ जाते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस इट्स टाइप। ओके, पारिवारिक विघटन को परिभाषित कीजिए तथा इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आई होप कि आप सब नोट कर पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसका सेक्शन ए का, व्हाट इज कल्चरल डिसऑर्गेनाइजेशन, व्हाट्स आर इट्स काउजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सांस्कृतिक विघटन क्या है, इसके कारण और परिणाम क्या है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ मैं। यदि सिलेबस को देख करके आप प्रिपरेशन करते हैं ना, बहुत ईजी पेपर है। मुझे तो मज़ा आया था भाई पेपर देके। खैर, अभी हम इसका सेक्शन ए का तीसरा क्वेश्चन है और टोटल मिला के चौथा क्या है, व्हाट इज क्राइम, क्राइम क्या है। डिस्कस द सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ क्राइम, ठीक है। अपराध क्या है, अपराध के समाज शास्त्रीय सिद्धांत के संक्षेप में विवेचना कीजिए, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पैरोल, ठीक है। परीक्षा क्या है, यह पैरोल से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। मतलब इसमें दोनों में डिफरेंस बताना है। पहले आप इसका क्या कीजिए, डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। आ जाते हैं हम सेक्शन बी, खंड बा। इसमें का जो है वो है डिफाइन कल्चर लैग, ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना को परिभाषित कीजिए। उसी में का दूसरा वाला है क्रिमिनल्स आर बॉर्न नॉट मेड, ठीक है। जो क्राइम होता है या जो अपराधी होते हैं वो जन्म से होते हैं, नॉट मेड, उसे बनाते नहीं हैं, राइट। ऐसा कुछ करके स्टेटमेंट था, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। ओके, और इसके बारे में हिंदी में देखते हैं क्या लिखते हैं इसको, अपराधी जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इसमें क्या है जानते हैं, कई बार इसको लोग सटीक नहीं कह पाते हैं, बट एक तरीके से देखे जाए तो जो अपराधी होते हैं ये उन्होंने बोला था कि जन्मजात होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार कई केसेस में ये सिद्ध भी होता है कि हाँ होते हैं जन्मजात। वो उनकी प्रवृत्ति होती है, वैसा उनका व्यवहार होता है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लेना। उसका आंसर चाहिए जो मैंने लिखे हैं एग्ज़ाम में, वैसा आंसर चाहिए तो आप शेयर कीजिए, पता चलेगा कि आप लोगों को चाहिए, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाउरी इज सोशल काउज कमेंट, ठीक है। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, टिप्पणी कीजिए। हमें लगता है ये बेहतर तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, इसको हिंदी में बोले तो बाल अपराध की अवधारणा को सोहदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्या करना है, उदाहरण देना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। देखिए जैसे मैंने अभी बोला था कि दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या इसमें जो भी क्वेश्चंस है सोशियोलॉजी में, ये देखिए आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है किताबी चीज़ ही आप लिखिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद क्या समझ में आ रहा है उस टॉपिक से, उसी को आप जब भी आंसर लिखिए ना, जब भी इसका प्रश्न का उत्तर लिखिए,
तो आप ऐसा समझिए कि आप जो उत्तर लिख रहे हैं वो किसी को समझाने के लिए लिख रहे हैं, कोई इसको पढ़े तो उसको समझ में आए। जो जैसे मान लीजिए कि मैं पहली बार दहेज का नाम के बारे में सुन रहा हूँ, तो आप कैसे उसे डिफाइन करेंगे या एलाबोरेट करेंगे ताकि हमें क्लियर कट समझ में आ जाए कि दहेज है क्या। एग्जामिनर यही देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जितना अच्छा तरीके से, जितना सरल तरीके से आप उसे परिभाषित कर सकते हैं लिखिए। किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जो मेरा एक्सपीरियंस है भाई, सबका अलग अलग हो सकता है। वेल, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट राइट सोशियोलॉजिकल ऐसे ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवोर्स इन इंडिया, ओके। ये भी बहुत बड़ा वो है इंडिया के लिए। भारत में विवाह भारत में विवाह विच्छेद की समस्या पर एक समाज शास्त्रीय लेख लीजिए। देखिए, ये इंडिकेट कर रहे हैं कौन सा, समाज शास्त्रीय। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं डाइवर्स के, लेकिन आपको कौन सा पॉइंट लेना है, सोशियोलॉजी वाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट ऑन एशियन पॉवर्टी इन इंडिया, ओके। भारत में गरीबी पर एक निबंध लिखिए। वाह, जिसको रूट कॉज बोलते हैं ना, हर प्रॉब्लम का रूट कॉज जो है, जो मुझे समझ में आता है वो यही है, पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी। इसे कोई ऐसा इंडिया में नहीं होगा जिसने इसको नहीं झेला होगा, ठीक है। खैर, रुक जा भाई, हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं। वाई कास्टेज में इज कंसिडर अ सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, डिस्कस, ठीक है। भारत में जातिवाद सामाजिक समस्या क्यों मानी जाती है, विवेचना कीजिए। देखिए, जातिवाद कहने के लिए हम लोग सब एक हैं, एक जाति है, ये है वो है, सब फलाना ढमकाना बेकार की बातें होती हैं। लेकिन जो जातिवाद होता है ना, इंडिया में बहुत ही बड़ा समस्या, बहुत ही बड़ा समस्या है। अभी ऑल्दो हम भारतीय हैं, बहुत सारा अपना हम लोग डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, लेकिन कई फील्डों में जो डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं ना, इंडिया में बोल रहा हूँ, वो क्या है, जातिवाद है। इसकी वजह से सैकड़ों एग्जाम्पल पढ़े हैं भाई, देख सकते हैं हर जगह। खैर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वाह, ये मेरा फेवरेट है भाई क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट की तरफ मेरा कुछ ज़्यादा ही झुकाव रहता है। सजेस्ट मेजर्स टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अपने सुझाव दीजिए, राइट। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। उन्होंने क्या बोला है, सबसे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। इट मीन्स जब हमने किताब में पढ़ लिया पोल्यूशन क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाता है, ये बोल रहे हैं कि आपका अपना सुझाव देना है। क्योंकि किताबी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ अप्लाई कर दिया गया है, फिर भी पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, राइट। तो आप अपना जो सुझाव है दे सकते हो। अपना सुझाव क्या देंगे, आप किताब में जो लिखा था वही छाप देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं और आंसर भी हो जाता है उनका और मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो हम समझते हैं कि किताब की चीज़ें लिख देते, नहीं। यहाँ वाकई में यदि सच में आपको अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई सजेशन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और आप बेखौफ लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इस पर मेरा आंसर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन करके लिखा हुआ था। खैर, ये क्या था, सोशियोलॉजी ख़त्म हो गया। अब सोशियोलॉजी आ जाते हैं, थोड़ा पुराना पेपर है लेकिन फिर भी BA फर्स्ट ईयर का है, 2022 का सोशियोलॉजी। इसमें पेपर 2 है। पेपर 1 क्या है, पेपर 1 क्या होता है ना, टिक मारने वाला आता है, MCQ आता है, तो बहुत बड़ा पेपर है। यदि वो भी चाहिए आपको तो मेरे पास है, मैं दे दूँगा। खैर, इसमें क्या है, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये नोट है, कोई पढ़ता नहीं है बट मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। क्या है, आंसर 5 क्वेश्चन इज और सभी 5 ही क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, ठीक है। आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन A एंड सेक्शन B each question of section A is to be answered in not more than 1000 words. Every parts of each question of section B is to be answered is in not more than 500 words. Okay. सेक्शन बी में 500 वर्ड्स का लिखना है, सेक्शन ए में 1000। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स है। एक और इसका जो मैं क्या करता हूँ, जब भी आंसर लिखता हूँ तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ, राइट, या नीचे से ऊपर बोले तो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेक्शन ए करिए, फिर सेक्शन बी करिए, उसके बाद से ये जो क्वेश्चन 1 होता है वो करिए। तो उससे क्या होगा, देखिए हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, इसमें हमारा
जो एग्जामिनर होता है ना वो पेपर भी ऐसे सेट करता है, क्वेश्चन ये आसान होते हैं और आप क्या करते हो जब इसमें क्वेश्चन ये सारे ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत ईजी होते हैं और ये ईजी क्वेश्चन में आप ज़्यादा क्योंकि ईजी क्वेश्चन है आपको आता भी है तो आप इसमें टाइम ज़्यादा लगाओगे और इसमें खूब भरपूर लिखते जाओगे, लेकिन मार्क्स क्या है इसके बहुत कम है ना, आप 5 लिखोगे तब जाकर मार्क्स मिलेंगे। तो बेहतर यह है कि हम सेक्शन ए से स्टार्ट करें, उसमें जो क्वेश्चन है उसको हम एलाबोरेट करके लिखें, क्यों क्योंकि उसमें 1000 वर्ड में लिखना होता है तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, खैर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और अपना तरीका है एग्ज़ाम लिखने का, आपका अलग हो सकता है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। ओके, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 4 मार्क है, तब जाके आप 20 नंबर मिलेंगे, 5 करते हैं तो। चलिए हिंदी में आपको वो जो लिखा पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, धर्म की अवधारणा बताइए। कॉन्सेप्ट क्या है धर्म का वो बताना है। दूसरा है कर्मा एंड रीबर्थ, ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बताना है आपको। कास्ट इज क्लोज्ड क्लास, जाति एक बंध वर्ग है, ठीक है। अनुलोमा एंड प्रतिलोमा मैरिज, ठीक है, इंग्लिश में बोला मैंने, हिंदी में लिखा है अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह क्या होता है, आप इसके बारे में बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव होती हैं भाई, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, हम आ गए सेक्शन ए पे। हिंदू मैरिज इज रिलीजियस सैक्रामेंट डिस्कस। ओके, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, विवेचना कीजिए। हिंदू विवाह में और मुस्लिम विवाह में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि हिंदू विवाह क्या है, संस्कार होता है, जबकि ये मुस्लिम विवाह होते हैं उसमें क्या होता है, वो एक डॉक्यूमेंट बेस होता है, राइट, ठीक है, समझौता जिसको बोल देते हैं, एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि वो पेपर पे लिखा जाता है। कई बार हमारे यहाँ पे क्या होती है, हिंदू में शादी हो जाने के बाद हम मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। मुस्लिम फैमिली में क्या होता है, जिस दिन शादी होती है, जिस दिन निकाह होता है, उसी दिन आपको उस पेपर पे साइन करना पड़ता है एग्रीमेंट पे। इसीलिए इस शादी को तोड़ना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हिंदू विवाह। क्यों? क्योंकि एक संस्कार है और संस्कार क्या होते हैं, संस्कार में बहुत सारा इमोशन होता है, ठीक है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है, इसको तोड़ना आसान है। खैर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इवेलुएट द रेशियल थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। ओके, जाति की उत्पत्ति की प्रजातीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए, कर दीजिए भाई। डिफाइन जॉइंट फैमिली, व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जॉइंट फैमिली इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। आधुनिक समाज में संयुक्त परिवार में हो रहे परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। पहले बहुत ज़्यादा बड़े परिवार होते थे, आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, और ये जो जिसकी जॉइंट फैमिली है उसको वो इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, वो अच्छे से इसको आंसर लिख सकते हैं। और जिनकी जॉइंट फैमिली नहीं है उसकी समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास की फैमिली को देखना पड़ेगा, ठीक है। खैर नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आश्रम व्यवस्था इन एसेंट इंडिया। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के महत्व की विवेचना कीजिए। आश्रम क्यों जरूरी था भाई, उसके बारे में बताना है। सेक्शन बी, अरे पहले आश्रम हुआ करते थे, अब हॉस्टल से यही मॉडर्न डिफरेंस है, ठीक है, आप इसे एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में यानी खंड ब में डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ओके, भारत की जातीय व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। समझ रहे हैं बात को, जाति व्यवस्था में जो भी परिवर्तन ला रहे हैं ना उसका कारण क्या है वो लिखना है आपको, 10 नंबर का है। ये क्या है, व्हाट आर द एम्स ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह की उद्देश्य क्या है। जो हिंदू हैं वो उद्देश्य के बारे में लिख लेंगे, जो मुस्लिम लोग हैं वो कैसे लिखेंगे, लिखिए, चाहे विवाह हिंदू हो या मुस्लिम हो। विवाह का उद्देश्य क्या होता है, यदि आप इसे पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे आप सोचेंगे तो इसका बेहतर उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। कोई भी विवाह हो उसका उद्देश्य सबका सेम होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप जब उसे बेहतर तरीके से तभी लिख पाएंगे जब आप उसे व्यक्तिगत तौर पे समझने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द फिलोसफिकल बेस ऑफ पुरुषार्थ इन इंडियन सोसाइटी। ओके, पुरुषार्थ जानते हैं। भारतीय समाज में पुरुषार्थ के दार्शनिक आधार की विवेचना कीजिए। कर लेना भाई, पुरुषार्थ क्या होता है। व्हाट एन एसे ऑन क्रिश्चियन मैरिज, ठीक है, ईसाई विवाह पर एक निबंध लिखिए। एक चीज़ आप सबको समझ में आ रही है, अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा फैमिली था, मुस्लिम फैमिली था, फिर अभी हिंदू विवाह आ गया, अभी क्या क्रिश्चियन आ गया। तो एग्जामिनर इस तरीके से सभी धर्मों को जोड़ करके रखता है ताकि आपको हर धर्म के ऊपर जो जानकारी हो, जो उसका अनुभव हो, वो सेम होना चाहिए। तभी आप समाज को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से चला सकते हैं और उसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो हर कास्ट का जो है तो आपको रिवीजन करने के टाइम पे या पढ़ाई करने के टाइम पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा इन द हिंदू वे ऑफ लाइफ। ओके, हिंदू जीवन रीति में कर्म का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस कर्म का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे हम एक मिडिल फैमिली में हैं, राइट। हमारा जो जन्म है किसी और बड़े घरों में क्यों नहीं हो गया, ठीक है, किसी में राजा महाराजा के घर में क्यों नहीं हो गया, मैं अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हो गया, इंग्लैंड में क्यों नहीं हो गया, राइट। ये क्या है, कर्मा है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जैसा आप कर्म करते हैं उस हिसाब से आपको ये सब आपकी लाइफ में मिलता है, इसीलिए हिंदू लिखा है। बहुत सारे जाति हैं भारत में जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते आपको इसका आंसर यदि आता है तो करना चाहिए। ठीक है, वो आप किसी भी जाति धर्म से हो, कर्मा हर चीज़ पे लागू होता है, आप माने या ना माने। आपके मानने ना मानने से सत्य छिप नहीं सकता है, राइट। इसलिए कर्मा काफ़ी हद तक महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी। ओके, इसको हिंदी में देख लेते हैं भाई। समकालीन भारतीय समाज में स्तरीकरण के उभरते प्रतिमानों पर एक निबंध लिखिए। निबंध वाला बहुत मस्त रहता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एकुलटोरेशन ऑन ट्राइबल लाइफ। ओके, जनजातीय जीवन पर संस्कृति ग्रहण के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। करते रहो भाई। मेरे को ये समझ में भी नहीं आया था और मैंने किया भी नहीं था। डिस्कस द मेथड ऑफ एक्वायरिंग मेट्स इन इंडियन ट्राइब्स। ओके, भारतीय जनजातियों में जीवन साथी के चुनाव की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंडियन ट्राइब्स के बारे में लिखना है भाई। ठीक है, वो लोग अपना शादी विवाह कैसे करते हैं, वर चुनने की क्या प्रथा है, वधू चुनने की क्या प्रथा है, ये आप जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप किताब की चीज़ें पढ़िए, बट उसे अपने लेवल पर उसके अंडरस्टैंड कीजिए, तब जाके आपको क्लियर कट समझ में आएगा। और समझने के साथ साथ आपको उसके भी बहुत सारे ऐसा रिसर्च करने के मौके मिलते हैं, या आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड करने की ज़रूरत होती है। यही चीज़ एग्जामिनर को बहुत ही बेहतर लगती है, राइट। कुछ एग्जामिनर होते हैं जिनको सिर्फ किताब वाला ही आंसर चाहिए। अब वो हमारा लक होता है कि हमारा कॉपी कौन चेक कर रहा है, जो थोड़ा सा इवोल्यूशन या डेवलपमेंट माइंड का है वो करते हैं या कौन करते हैं। खैर छोड़िए, 2 हो गया। अभी हमारे पास ये बहुत सारा पेपर पड़ा है भाई। सोशियोलॉजी का हो गया। अब इसके बाद हम जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू।